हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। इसके पहले हम लोग ने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज उन्हीं प्रॉब्लम्स के आगे हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए उनको डिस्कस करेंगे। तो जो इसका थ्योरी पार्ट था उस पे हम लोग ने कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ ही रखे थे। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्या करना है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ इस डेक को बनाने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया गया है। तो उन इमेजेस के लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इस पे क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving along the side of a square of side A with a uniform speed v in the xy plane as shown in the figure। तो ये ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर की साइड पर कोई एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, या कह लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड से ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे इस प्लेन में। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो अगर हम लोग ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें तो कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है इन चार ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन ए है हमारा L इज इक्वल टू माइनस एम वी बाई रूट टू आर के कैप व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में एंगुलर मोमेंटम ये है, बी से सी तक जाने में एंगुलर मोमेंटम ये है हमारा, और सी से डी पर ये दिया हुआ है, और डी टू ए ये दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि किस जगह पर ये गलत है। ओके, तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसको हम लोग कि कैसे इसको आंसर निकाला जाए। तो सिंपल सा है कि हमें जिधर भी इसकी वेलोसिटी ऐसे है, फिर इधर ऐसे है, फिर इधर से इधर है, फिर इधर से इधर है, तो हमें हर डायरेक्शन पर मोमेंटम पता होगा, लीनियर मोमेंटम। उस लीनियर मोमेंटम का हम लोग यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अबाउट द ओरिजिन हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो हो जाएगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जहां पर आर क्या है, आर है उस पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या कह लीजिए कि ये पोजीशन वेक्टर है। तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हो जाएगा, और आर क्रॉस पी को अगर हम लोग वेक्टर नोटेशन पर कन्वर्ट करें और इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके वेक्टर के साथ अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है आर पी साइन थीटा एन कैप, जहां पर कि जो आर पी साइन थीटा है वो आर क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड है, और एन कैप आर क्रॉस पी के करस्पॉन्डिंग जो निकल कर आता है, क्रॉस पी मैं बता रहा हूँ, आर क्रॉस पी के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन निकल कर आती है वो है यहाँ पर। यानी कि आर और पी की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये एन कैप किधर होगा। कि मान लीजिए कि अगर ये आई डायरेक्शन पर हो, ये जे पर हो, तो आई जे, और यहाँ पर ये के हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चीज लिखी गई है। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा एन कैप, ये हो गया। इसी को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू आर पी, यहाँ पर एन कैप हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर ये लिया कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है इसको हम लोग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो ये हो गया L इज इक्वल टू आर पी एन कैप। अब यहाँ से देखिए कि जब पार्टिकल मूव करेगा फ्रॉम डी टू ए, डी से ए की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी किधर है, माइनस वाई की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर है वो किस तरफ है, तो हम जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आर बाई रूट टू एम वी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के कैप। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस के इस वजह से निकल कर आएगा क्योंकि आर क्रॉस पी हमें करना था, और अगर इस तरफ मोमेंटम देखें हम तो ये मोमेंटम इस तरफ है। ओके, ये मोमेंटम क्या है, इस तरफ है, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसके और इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में, तो वो होगी ये वाली, और इसको हम लोग निकाल सकते हैं
इसकी हेल्प से कि ये हो गया अगर आर, ये क्या हो गया आर, तो आर, और यहां पर ये ऐसा ट्राइंगल जब बन रहा है तो आर यहां पर cos 45, यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकल कर आ गई r/√2। ये एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं होगा, ये सिंपल r होगा, तो r/√2 हो गया। और यहाँ पर जो p है उसकी वैल्यू आ गई mv, और जो v की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये देखिए, ये जो है ये हो गया इधर I पर, और ये हो गया -j पर, ये -j हो गई डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी की, मतलब या फिर कह लीजिए लीनियर मोमेंटम की, और जो r की डायरेक्शन हो गई वो हो गई हमारी i कैप। तो i क्रॉस -j, तो i क्रॉस j करेंगे तो निकल कर आ जाएगा k, और जो माइनस साइन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि L इज इक्वल टू r√2 mv k कैप निकलकर -k कैप निकलकर आ गया। आगे बढ़ते हैं अब इस पे। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा हो तो ए से बी मूव करने पर ये हो जाएगा, देखिए ए से बी मूव कर रहा है, ए से बी अगर मूव करेगा तो जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एंगल 45 है, एंगल 45 है, तो ये अगर r/√2 था तो ये भी r/√2 ही होगा। ठीक है, अब पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर रेडियस है वो हमारा उसका डायरेक्शन किधर है, वो डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये हो गया जे, तो जे क्रॉस आई जब करेंगे तो, और उसके साथ में यहाँ पर जे क्रॉस आई करने पर ये निकल कर आ जाएगा माइनस के, फिर से तो r/√2 mv माइनस के, ये निकल कर आ गया। इसी तरीके से जब सी से डी मूव करेगा तो एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ जाएगा r/√2 प्लस ए, और ये ब्रैकेट में mv के कैप। ये यहाँ पर, ये एक्चुअली यहाँ पर बोल्ड होना चाहिए, आपको हो सकता है समझ पे ना आ रहा हो, यहाँ पर ये बोल्ड आपको दिख ना रहा हो, तो इसको मैं वेक्टर नोटेशन ऐसे बना देता हूँ, क्योंकि इधर अगर वेक्टर लिखा तो ये भी वेक्टर ही होगा। सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी ये वेक्टर होगा। तो अब क्या हो जाएगा कि r/√2 प्लस ए ब्रैकेट में mv और k कैप। फिर b से c की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू r/√2 प्लस ए ब्रैकेट में mv k कैप। यानी कि जो ऑप्शन सी और डी है वो हमारे इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सी और डी है, सी और डी, इसमें हमें r/√2 माइनस ए दे रखा है और यहाँ पर mv/√2 r k कैप दे रखा है, तो ये दोनों गलत हो गए। अभी हम लोग ने एक्सप्रेशन देखा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पर ये एक तरीके से दोनों में हमारे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन कभी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में और वो एमसीक्यू अगर होता है तो फिर सबको नंबर अलॉट किया जाता है, या फिर जिसने जिसने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा दोनों में से कोई एक करेक्ट लगाया होगा तो सभी को आंसर उसको अटेम्प्ट करने के उसके नंबर मिल जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A uniform rod AB of mass m and length L at rest on a smooth horizontal surface, an impulse P is applied to the end B. The time taken by the rod to turn through at right angle is. तो क्या है यहाँ पर कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है AB जिसका कि मास m है और लेंथ L है, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है। एक इम्पल्स P दिया गया उसके एक एंड पर AB रॉड है अगर ऐसे, तो उसके एक एंड पर दिया गया इम्पल्स P, तो उस रॉड को कितना समय लगेगा राइट एंगल्स पर घूमने पर, यानी कि रॉड अगर अभी ऐसी थी तो घूमकर ऐसी हो जाए, इस जगह पर अगर इम्पल्स दिया इसको, तो इम्पल्स क्या क्रिएट करेगा वहां पर, एक तरीके से कह लीजिए कि चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम से फिर हम लोग देखेंगे कि ये कितना इस पे रोटेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब बेसिकली लगेगा इस पे। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि ये रॉड है और इस रॉड पे क्या हुआ कि एक इधर से इम्पल्स हमने इम्पार्ट किया, तो इस इम्पल्स का अगर हम लोग एंगुलर इम्पल्स निकालें तो वो हो जाएगा, अगर टोटल लेंथ जो रॉड की है वो कितनी है, L/2 है, सॉरी टोटल लेंथ अगर L है तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट
इसका रोटेशन होगा और यही बनेगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो यहां से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि P इंटू एल बाई टू, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स, और यही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा क्योंकि एंगुलर इम्पल्स हमने बात करी है। तो ये हो जाएगा P एल बाई टू इज इक्वल टू आई ओमेगा, और यहां से हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो गया। ओके, क्योंकि रॉड है इसका तो इसका जो आई होता है वो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, तो आई की जगह पर पुट कर दिया एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये इंटू ओमेगा हो गया। अब यहां से इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसको आपको देखना है इस चीज को, तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से ये 12 यानी कि 6 आ जाएगा, तो ओमेगा निकल कर आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 6p बाई एम एल, ये बन जाएगा। ओके, अब यहां से अब हम लोग जानते हैं कि जो ये ओमेगा होता है वो डिफाइंड है थीटा बाई टी। थीटा हम लोग को पाई बाई 2 दे रखा है कि इतना रोटेट करेगा, यानी कि टी हमारा निकल कर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ओमेगा हम लोग ने फाइंड कर लिया, तो ओमेगा की जगह पर जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, और ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 6p बाई एम एल, और एम एल आ जाएगा ऊपर डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई पर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 6p और ऊपर एम एल, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 12 और इंटू पी, तो पाई एम एल बाई 12p, यानी कि जो इसका टाइम लगेगा वो पाई एम एल बाई 12p लगेगा। आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second, ये ओमेगा दे रखा है। The radius of the cylinder is this, then the kinetic energy associated with the rotation of cylinder, rotation of cylinder से हमें बताना है कि kinetic energy कितनी, मतलब जो उसका रोटेशन है उसकी वजह से उस पर कितनी kinetic energy होगी, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, तो दो वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर, ए जैसे 3200 जूल और 62.5 जूल सेकेंड, इसी तरीके से यहाँ पर बी 3125 जूल कॉमा 62.5 जूल सेकेंड, ये क्योंकि ये एक साथ यूनिट है एंगुलर मोमेंटम की है ये, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन सी 3500 जूल कॉमा 68 जूल सेकेंड, और ये है 3400 जूल 63.5 जूल सेकेंड। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करें। तो अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सॉलिड सिलेंडर को अगर हम लोग ऊपर से देखें, कुछ सॉलिड सिलेंडर ऐसा है इसको ऊपर से देखें तो इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसा लगता है जैसे डिस्क जैसा हो। अगर ऊपर से देखिए अगर आप किसी सिलेंडर को, तो ये ऐसा लगता है जैसे क्या हो, ये एक डिस्क जैसा है ऊपर से देखने में, यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, जो कि आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सिमेट्रिकल एक्सिस, जो है इसकी जो सिमेट्रिक की एक्सिस है उसके अबाउट की बात हो रही है, तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 या फिर हाफ एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, एम की वैल्यू आ जाएगी 20 क्योंकि 20 केजी इसका है, और आर है 0.25 मीटर्स, तो ये निकल कर आ जाएगा 0.625 केजी मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग देखें तो लिखा जा सकता है इसको 62.5 जूल सेकेंड, तो ये निकल कर आ गया हमारा एक तरीके से यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकल कर आएगी, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाई, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हाफ और यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इससे ये बन गया इंटू 100 का स्क्वायर करने से ये चीज 0.3125 इंटू ये हो गया 10,000, यानी कि 3125 जूल्स, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी
और कौन सी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके। और ये जो है ना 0.625 केजी मीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आया है क्या, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया और इससे हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना था, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये है आई ओमेगा के बराबर, और आई जो है वो हमारा दे रखा है 0.625, और ओमेगा जो है वो 100 रेडियन पर सेकंड है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये 62.5 जूल सेकंड बनेगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप यहाँ पर होगा इस जगह पर, क्लियर। ये आई निकल कर आ गया, आई ओमेगा, ये यानी कि एंगुलर मोमेंटम निकल कर आ गया, ये इसको कैपिटल एल लिखना हो तो ये ऐसे निकल कर आ गया, और के ये निकल कर आ गया, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अ रिंग एंड अ डिस्क हैविंग द सेम मास रोल आउट विदाउट स्लिपिंग विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है उनकी सेम है, तो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज 8 जूल, दैट ऑफ द डिस्क मस्ट बी। तो हमें बताना है कि जो डिस्क है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। रिंग की तो 8 जूल दे दी है, और इन्होंने सेम लीनियर वेलोसिटी का जिक्र किया है कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो सेम है, यानी कि जो ओमेगा होगा ये इनका डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन है हमारे ए 2 जूल, बी 4 जूल, सी 6 जूल और डी 16 जूल। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें दे रखा है कि जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है रिंग के लिए, वो हमारा होता है 1, ठीक है, वो हमारा निकल कर आता है 1। और डिस्क के लिए जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है वो निकल कर आता है 1/2। तो अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें रिंग के लिए अगर हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी देखें, तो क्योंकि इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है रिंग के लिए, इस वो बराबर है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिंग। तो इनको हम लोग, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना होता है, तो जब ऐड करेंगे सेम ही है तो वो ऐड होकर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू 2 kT इक्वल टू 8 जूल, ये हमें गिवन है। अब उसके बाद जो kT है वो हमारा हो जाएगा यहाँ से 4 जूल, ये निकल कर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर डिस्क जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 3/2 kT, यानी कि 3/2 इंटू 4 इक्वल टू 6 जूल्स, ये निकल कर आ जाएगा। और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ये कैसे निकल कर आई, यहाँ पर सिंपल हमने क्या देखा कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर, ये इसके लिए डिस्क के लिए वो बराबर है इसके, ठीक है, डिस्क के लिए वो भी यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कि इनको अगर दोनों को ऐड करना हो, यानी कि के टी डी प्लस के आर डी को अगर हमें ऐड करना हो तो के टी डी की जगह पर रख सकते हैं 2 KRD, यानी कि ये 3 KRD बन जाएगा, और वहीं से ये 3 का फैक्टर हमारा निकल कर आया है, ठीक है। तो ये बन गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क 3/2 इंटू 4, यानी कि 6 जूल निकल कर आ गया। इस तरीके से जो आंसर सी है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अराउंड यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ रेडियस आर, अराउंड यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ रेडियस आर, mass capital M and moment of inertia I rolls down without slipping an inclined plane making an angle theta with the horizontal, then its acceleration is। तो हमें acceleration बताना है कि जब एक राउंड बॉडी है, अब राउंड बॉडी किस तरीके की है ये नहीं बताया गया है, वो रोल कर सकती है, बस ये है। तो क्या होगा यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन, ऑप्शन है हमारे ये और ये। ये एक तरीके से सिंपल फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। मैं आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रोल डाउन कर रहा है नीचे, तो मान लेते हैं कि इस पे कोई भी जो एनर्जी है वो लॉस नहीं हुई फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि mgh जो भी एनर्जी थी, mgh
पोटेंशियल एनर्जी जो भी थी इसके अंदर, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो भी किस तरीके की, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। ये पूरी एनर्जी इस पे कन्वर्ट हो गई है। तो कैपिटल एम जी एच इज इक्वल टू हाफ आई, यहाँ पर ये हो गया रोटेशनल के लिए, ओमेगा, जो आर ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी, तो यहाँ पर आर कैपिटल आर है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया वी बाई कैपिटल आर, और ओमेगा की जगह पर ही यहाँ पर रख दिया गया वी बाई आर, और क्योंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो ये बन गया हाफ आई वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 यहाँ से हमने, और ये जो वी स्क्वायर उसको कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1/2 वी स्क्वायर ब्रैकेट में एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बन गई, इक्वल टू ये हो गया एम जी एच। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वी स्क्वायर है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी जो टर्म्स है दूसरी तरफ चला जाएगा ये, तो इसको अगर हम लोग इस तरफ लेकर आए तो ये बन जाएगा एम जी एच इंटू टू, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई पर, तो 2 mgh डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको अगर हम लोग चाहें तो देखिए क्या कर सकते हैं कि m को अगर कॉमन ले, तो m को अगर इधर से कॉमन लेंगे, मतलब इस जगह पर अगर कॉमन लेंगे ये जो m है, तो इधर बचेगा 1 और इधर आ जाएगा डिवाइड पर m। वही चीज यहां पर आ गया कि 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर m, वो ऊपर जो गिवन m था उससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो लेट अस सपोज यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो s है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये इधर h है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी s साइन थीटा के बराबर, h जो है वो s साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, ये h जो है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर होता है साइन थीटा, वहीं से ये चीज h इज इक्वल टू s साइन थीटा निकल कर आ गया। अब बस यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग कि जो ये है हमारा क्या कहते हैं वी स्क्वायर, वो हमें पता है कितना निकल कर आ गया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh की जगह पर पुट कर देंगे s साइन थीटा, तो ये आ गया 2gh साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, जहां पर आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन बॉडी, अभी बॉडी क्या है वो हमें नहीं पता। वी स्क्वायर को हम लोग 2as के बराबर कर सकते हैं, तो हमने 2as के बराबर कर दिया, तो 2 और s ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a बराबर g साइन थीटा बाई 1 प्लस आई एम आर स्क्वायर निकल कर आ गया। ओके, तो इस तरीके से ये चीज निकल कर आ गई हमारी, ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से निकालना चाहे तो ये है, इससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बाकी ये एज का जो एक्सप्रेशन है वो निकल कर आ गया, और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आई है ये हमें पुट करना होगा जब स्पेसिफाई होगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिलेंडर होगा या स्फेयर होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती है, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क of mass m rolls without slipping down a fixed inclined plank with an acceleration a. The frictional force on the disc due to surface of the plank is, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की बात करनी है उस डिस्क पे जो उस प्लैंक के द्वारा लगेगी उस सर्कुलर डिस्क पर। ऑप्शन है हमारा 1/4 ma, 3/2 ma, सी है ma और डी है ma/2। तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो हम जानते हैं कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लैंक पर कोई ऑब्जेक्ट रोल डाउन होगा तो जो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा वो इतना होगा, जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। अब यहां पर एक, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क दे रखा है, क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म डिस्क, और यूनिफॉर्म डिस्क अगर यहां पर रोल कर रही है तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि ऐसी जो एक्सिस होगी इस एक्सिस के अबाउट यहां से क्या करेगा, ऐसे रोल डाउन करेगा। तो ये जो एक्सिस के अबाउट इसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 2 और नीचे एम आर स्क्वायर तो पहले से ही था, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 1/2, और ये 1 तो पहले से ही था। 1 प्लस 1/2 मिलकर बन गया 3/2, तो नीचे बचेगा 3 और ऊपर चला जाएगा 2। ये चीज 3/2 हो गई, तो नीचे बचेगा 3, ऊपर चला जाएगा, तो ये बन गया 2/3 जी साइन थीटा,
यानी ए की वैल्यू ये निकल कर आ गई 2/3 g साइन थीटा। यहाँ से g साइन थीटा को अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा g साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2a। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करी जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो हो जाएगा mg साइन थीटा बाई 1 + mr² बाई आई। और यहाँ से जो f की वैल्यू यहाँ पर g साइन थीटा की हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे f में, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू m ब्रैकेट में 3a/2 और mr², और यहाँ पर क्योंकि ये mr²/2 वैल्यू पुट करी जाएगी तो mr² से ये कैंसिल और ये 2 पर आ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा पूरा 3 और 3 ऊपर पहले से ही, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा m इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ma/2, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर शोन इन द फिगर, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इस बी का वो हमें बताना है क्या होगा। ऑल स्ट्रिंग्स एंड पुली आर आइडियल, यानी कि इस पे किसी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं है और इनएक्सटेंसिबल ये स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, ये हमें ध्यान में रखना है और इसको बताना है कि इस पे कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जो ऑप्शन है वो है ए 2g/3r, बी 2g/5r, सी 2g/r और डी है g/2r। अब यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो मैं आपको पहले सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, ये बी वाले सिलेंडर का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर mr²/i प्लस m'(r²) इंटू जी। जो यहाँ पर m' है वो हो जाएगा 2m, क्योंकि इसके साथ इसका तो मास है ही, साथ में ये भी मास अटैच्ड है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा हाफ mr², क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाएगा। तो a बराबर निकल कर आ जाएगा mr²/½ प्लस 2mr² इंटू जी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इस ये mr² कैंसिल, वो सॉरी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, mr² प्लस mr² कॉमन होगा, उसके बाद फिर इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये अगला स्टेप बनेगा कुछ ऐसा, mr² डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 2 और mr², तो इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है और ऊपर बन रहा है 1 और नीचे बन रहा है, ये इसको ऐड जब करेंगे तो 5/2, तो 2 ऊपर चला गया, बन गया 2/5 और g यहाँ पर मौजूद है यानी कि 2/5g ये निकल कर आ गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके अल्फा इज इक्वल टू a/r कर दिया, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 2g/5r, यानी कि जिसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा असर्शन एंड रीजन का है। इस पे दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, तो आप इसको पढ़िए। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट, कि टू सिलेंडर्स, वन हॉलो एंड अदर सॉलिड विद द सेम मास एंड आइडेंटिकल डायमेंशन, यानी कि जो रेडियस है वो सेम है और लेंथ भी सब सेम है, allowed to roll without slipping down an inclined plane from the same height. The solid cylinder will reach the bottom of the inclined plane first. अब ये जो चीज है इसमें एक्चुअली क्या है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन कम आएगा, क्योंकि वो रोटेट ज्यादा होगा और जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो कम आएगा, यानी कि जो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू हॉलिड, जिसके हॉलो, जिसके कारण से जो सॉलिड का एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड का कम हो गया, हॉलो का ज्यादा, क्योंकि मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट है उतना ही मास, तो ये रिलेशन निकल कर आया। अब फिर क्या है स्टेटमेंट सेकंड, कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ द सिलेंडर आर इक्वल व्हेन दे रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो जो दोनों की काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी होगी, बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम की बात हो रही है, तो बिल्कुल दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर होगी।
तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड वाला पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में तो करेक्ट में है, बट इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass capital M are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The ring now rotates with an angular velocity omega prime. हमें ओमेगा प्राइम फाइंड करना है, क्या होगा ये आपके पास ऑप्शन है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पर क्या होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा सिस्टम पर, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा है कि जो मास है वो एक तरीके से इसको हम मान सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर इसके ऊपर आ रहा है, यानी कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है। तो I1 ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा I2 ओमेगा प्राइम, और ओमेगा प्राइम ही हमें फाइंड करना है। जो I1 होगा वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और I2 हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो ये पोर्शन जो होगा वो नीचे आ जाएगा डिवाइड पर। अब देखो आर स्क्वायर दोनों तरफ है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो, और यहाँ पर जो एम ओमेगा डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m आ जाएगा, यानी कि ओमेगा प्राइम में निकल कर आ गया, यानी कि आंसर जो डी है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टी शेप्ड a T-shaped, कुछ इस तरीके का टी शेप बना हुआ a T-shaped object with dimensions as shown in the figure is lying on a smooth floor. A force is applied at the point P parallel to AB such that the object has only the translation motion without rotation. तो find the location of P with respect to C. तो हमें बताना है कि ये वो पॉइंट कौन सा होगा कि जहां पर फोर्स लगाया जाए तो रोटेशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ट्रांसलेशन हो, यानी कि टॉर्क हमारा जीरो रहे। तो ये इसके ऑप्शंस है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो फॉर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन जो नेट टॉर्क होना चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो होना चाहिए जीरो। तो अगर हम लोग ने एफ अप्लाई किया है सेंटर ऑफ मास पर ही, तब जाकर हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो हमने मान लिया कि ओपी बराबर m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू एल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहां से फिर अगर हम लोग देखें, क्योंकि जो मास और m1 और m2 है उस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन की, अगर वो यूनिफॉर्म है तो लेंथ क्योंकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट थी, इस कारण से जो उनका मास है वो हमारा कुछ m2 बराबर 2m1 निकल कर आ जाएगा, यानी कि OP बराबर हो जाएगा 2l/3। तो यहां से हम लोग PC निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा PC इज इक्वल टू l माइनस 2l/3 प्लस l, यानी कि ये बन गया 2l माइनस 2l/3, यानी कि 4l/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि जो आंसर सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अगले लेक्चर पे हम लोग और भी इसी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।